वाली मूसल सैफुद्दीन उसी मकान के एक कमरे में गहरी नींद सोया रहा। सुबह तुलू हुई, बूढ़े ने झांक कर देखा, वो सोया हुआ था। सूरज खासा ऊपर आ गया था जब उसकी आंख खुली। हारिस की बहन और बीवी ने उसके आगे नाश्ता रखा। उसने हारिस की बहन को गौर से देखा और कहा, तुम हमारी जो खिदमत कर रही हो उसका हम इतना सिला देंगे जो तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। हम तुम्हें अपने महल में रखेंगे। लड़की ने हंसकर कहा, अगर हम आपको इसी झोंपड़े में रखें तो क्या आप खुश नहीं रहेंगे? सैफुद्दीन ने कहा, हम तो सहरा में भी रह सकते हैं, लेकिन तुम फूलों के साथ सजा कर रखने वाली चीज हो। लड़की ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि आपके नसीब में महल में दोबारा जाना लिखा है? सैफुद्दीन बोला, ऐसी बात तुमने क्यों कही? लड़की ने कहा, आपकी हालत देखकर बादशाह का झोंपड़े में छुपना ये जाहिर करता है कि उसकी सल्तनत छिन गई है और उसकी फौज साथ छोड़ गई है। सैफुद्दीन ने कहा, फौज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैं जरा आराम के लिए यहाँ रुक गया हूँ। महल सिर्फ मेरे नसीब में नहीं, तुम्हारे नसीब में भी लिखा हुआ है। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? हारिस की बीवी कमरे से निकल गई। बहन सैफुद्दीन के पास बैठ गई और कहने लगी, अगर मैं आपकी जगह होती तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दिए बगैर महल का नाम न लेती। अगर आपने मुझे पसंद किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे आपका भागना और छुपना बिल्कुल पसंद नहीं। जंगजू बादशाहों की तरह बाहर निकलें, अपनी फौज को इकट्ठा करें और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला करें। लड़की भोली भाली शक्ल की थी, उसकी सादगी में हुस्न था। सैफुद्दीन उसे बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था और उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें शैतानियत भी थी और मोहब्बत भी। लड़की ने कहा, मैं शहजादी नहीं हूँ, इन चट्टानों और सहराओं में पैदा हुई और यहीं जवान हुई हूँ। मैं सिपाही की औलाद और सिपाही की बहन हूँ। आपके साथ महल में नहीं, मैदान जंग में जाऊंगी। मेरे साथ आप तेगजनी का मुकाबला करेंगे। चट्टानों के ऊपर नीचे मेरे साथ घोड़ा दौड़ाएंगे। सैफुद्दीन ने उसके बालों पर हाथ फेर कर कहा, तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, जंगजू भी हो। ऐसे प्यारे बाल मैंने पहली बार देखे। लड़की ने उसका हाथ आहिस्ता से परे किया और कहा, बाल नहीं, बाजू। अभी आपको मेरे बालों की नहीं, मेरे बाजुओं की जरूरत है। मुझे बताएं, आपका इरादा क्या है? सैफुद्दीन ने कहा, तुम्हारा बाप खतरनाक आदमी है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का हामी है और मुझे शायद पसंद नहीं करता। मुझे डर है कि वो मुझे धोखा देगा। लड़की हंस पड़ी, बोली, वो बूढ़ा आदमी है, मालूम नहीं आपके साथ उसने क्या बातें की हैं। हमारे सामने रात से वो आपकी तारीफें कर रहा है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिर्फ नाम सुना है, उसके मुताल्लिक और कुछ नहीं जानता। उससे आप न डरें। ज़ईफ आदमी आपका क्या बिगाड़ सकता है? मुझे आजमा लें। सैफुद्दीन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो लड़की पीछे हट गई। कहने लगी, मैं आपको अपने जिस्म से महरूम नहीं करूंगी, अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी, लेकिन उस वक्त जब आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त देकर आएंगे। आप इस वक्त मुश्किल में हैं, मुझसे दूर रहें। मुझे ये बताएं कि आपका इरादा क्या है। सैफुद्दीन अय्याश और जन परस्त इंसान था। जवान और खूबसूरत लड़की उसके लिए उजूबा नहीं थी, लेकिन उस लड़की में उसने ये अजीब बात देखी कि वो उसके आगे झुक नहीं रही थी। उसके आगे तो हर लड़की सधाए हुए जानवर की तरह इशारों पर नाचा करती थी। उस लड़की ने उस पर ऐसा वार किया कि उसकी गैरत भड़क उठी। उसने कहा, सुनो लड़की, तुमने मेरी मर्दानगी का इम्तिहान लेना चाहा है। मैं अब उस वक्त आऊंगा जिस वक्त मेरे हाथ में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार होगी और मैं उसी के घोड़े पर सवार हूंगा। लड़की ने कहा, मुझे अपने साथ मैदान जंग में ले चलें। सैफुद्दीन ने कहा, नहीं, मुझे भी फौज तैयार करनी है। मैंने एक आदमी को मूसल भेज दिया है। मैंने उन्हें कहला भेजा है कि फौजें इकट्ठी करो और फौरन सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दो ताकि वो हमारे शहरों का मुहासरा करने आगे न आ सके। आज शाम तक मेरे दोनों आदमी वापस आ जाएंगे तो मालूम होगा कि हलब और हर्रान की फौजें किस हालत में हैं। हम शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे, जवाबी हमला करेंगे और फौरन करेंगे। सैफुद्दीन की शख्सियत यही कुछ थी। जन परस्ती और ईमान फरोशी ने उसका किरदार इतना खोखला कर दिया था कि उसने एक अल्लड़ और सीधी सादी लड़की से मुतासिर होकर उसे राज की भी एक दो बातें बता दी। लड़की ने उसका हाथ चूम लिया और कमरे से निकल गई। कुछ देर के बाद हारिस की बहन अपने बाप को हारिस और दाऊद को बता रही थी। उसके साथ जो दो आदमी आए थे उनमें से एक को उसने मूसल भेजा है और दूसरे को हलब। उसका इरादा यह है कि तीनों फौजों को इकट्ठा करके सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला किया जाए ताकि वो आगे आकर उनके शहरों का मुहासरा न कर सके। उसके जो दो आदमी गए हुए हैं वो आकर उसे बताएंगे कि फौजें लड़ने की हालत में हैं या नहीं। सैफुद्दीन ने उसे जो कुछ बताया था वो उसने अपने बाप, भाई और दाऊद को बता दिया। ये लड़की जिसका नाम फौजी था कोई ऐसी चालाक और होशियार नहीं थी। उसे खुदा ने जहानत और जज्बा अता किया था। दाऊद ने उसे बताया था कि वो सैफुद्दीन के दिल से राज निकाले। फौजी को उसने तरीका भी बता दिया था और ये भी बता दिया था कि ये शख्स अय्याश और बदकार है, इसलिए उसके जाल से बचकर रहना। फौजी ने ये काम खुश उसलूबी से कर लिया
उसने सैफुद्दीन से जो बातें कहलवाई थीं उनसे दाऊद को ये पता चल गया कि सैफुद्दीन का पीछा करना जरूरी है। आधी रात से कुछ देर पहले बूढ़े की आंख खुल गई। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और घोड़े को हिनहिनाते भी सुना। उसने दरवाजा खोला। बाहर सैफुद्दीन का नायब सालार खड़ा था। बूढ़ा उसका घोड़ा दूसरी तरफ ले गया और नायब सालार अंदर चला गया। बूढ़े ने जाकर नायब सालार से खाने के मुतालिक पूछा। उसने इनकार कर दिया। बूढ़े ने गुलामों की तरह उनसे सुलूक किया। सैफुद्दीन ने उसे कहा कि वो जाकर सो जाए। बूढ़ा रियाया की तरह आदाब से वहां से निकल गया। उसने दाऊद को जगाया और दोनों ने दरवाजे के साथ कान लगा दिए। नायब सालार कह रहा था, गुमश्तगीन के मुतालिक मालूम हुआ है कि हलब में अल मलिक अल सौले के साथ है। मैंने मूसल में जो हालात देखे हैं वो कोई ऐसे बुरे नहीं हैं कि हम लड़ ही न सकें। सलाहुद्दीन अयूबी तुर्कमान रुक गया है। सलीबियों के जासूसों ने बताया है कि वो अल जजीरा, दियार और बकर और इर्द गिर्द के इलाकों से लोगों को फौज में भर्ती कर रहा है। यूं मालूम होता है जैसे वो फौरी तौर पर पेशकदमी जरूर करेगा जो तूफानी होगी। उसकी फौज की खैमागाह बता रही है कि वो वहां ज्यादा दिन कयाम करेगा। वो गालिबन इस खुशफहमी में है कि हम लड़ने के काबिल नहीं रहे। हमारी जो फौज मूसल पहुंची है उसकी नफरी 1/3 से कुछ ज्यादा कम है। ये सिपाही मारे गए हैं और इनमें लापता भी शामिल हैं। सैफुद्दीन ने पूछा, तो क्या यह मुमकिन हो सकता है कि हम उसी फौज से सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला कर दें? नायब सालार ने कहा, सिर्फ हमारी फौज हमले के लिए काफी नहीं। अल मलिक अल सौले और गुमश्तगीन को साथ मिलाना जरूरी है। हमारे मुशीरों यानी सलीबियों ने भी यही मशवरा दिया है। सैफुद्दीन ने पूछा, तुमने उन्हें बता दिया है कि मैं कहाँ हूँ? सालार ने कहा, मैंने ये जगह नहीं बताई। उन्हें यह बताया है कि आप तुर्कमान के मजाफात में घूम फिर रहे हैं और सलाहुद्दीन की नक्लो हमल को अपनी आंखों से देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगले मार्के का मंसूबा तैयार किया जा सके। मेरा ख्याल है कि 3-4 रोज के बाद आपको मूसल चले जाना चाहिए। सैफुद्दीन ने कहा, मुझे हलब की खबर मालूम करने दो। वो कमांडर कल शाम तक वापस आ जाएगा। तुम जानते हो कि गुमश्तगीन शैतान की फितरत का इंसान है। उसे अपने कले हर्रान में चले जाना चाहिए था। हलब में वो क्या कर रहा है? मैं मूसल जाने से पहले हलब जाऊंगा। गुमश्तगीन बेशक हमारा इत्तेहादी है मगर मैं उसे अपना दोस्त नहीं कह सकता। मुझे अल मलिक अल सौले के सालारों को उस पर भी कायल करना है कि वो सलाहुद्दीन अयूबी के सस्ताने से फायदा उठाएं और वक्त जाया किए बगैर हमला कर दें। मैं अब ये मशवरा भी दूंगा कि तीनों फौजें एक मरकजी कमान के मातहत होनी चाहिए और उनका एक सालार आला होना चाहिए। हमने सिर्फ इसलिए शिकस्त खाई है कि हमारी फौजों की कमान अलग अलग थी। हमें एक दूसरे के मंसूबे और चालों का इल्म ही नहीं था, वरना मुजफ्फरुद्दीन ने सलाहुद्दीन अयूबी के पहलू पर जो हमला किया था वो कभी नाकाम ना होता। नायब सालार ने कहा, मरकजी कमान आपके पास होनी चाहिए। सैफुद्दीन ने कहा, और हमें अपने दोस्तों से भी होशियार रहना चाहिए। फिर उसने पूछा, क्या सलीबी हमें मदद देंगे? नायब सालार ने कहा, वो अपनी फौज तो नहीं देंगे, ऊंट, घोड़े और असलहा वगैरह देंगे। फिर नायब सालार ने पूछा, यहाँ आपने कोई खतरा तो महसूस नहीं किया? सैफुद्दीन ने कहा, नहीं। बूढ़ा काबिल एतमाद मालूम होता है। उसकी बेटी जाल में आ गई है लेकिन जज्बाती और जोशीली है। कहती है, पहले सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त दो, उसकी तलवार लाओ, उसके घोड़े पर सवार होकर आओ तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नायब सालार ने कहकहा लगाया। हारिस, उसका बाप और दाऊद दरवाजे के साथ कान लगाए सुन रहे थे। सैफुद्दीन और उसके नायब सालारों के फरिश्तों को भी मालूम न था कि उस घर में सिर्फ एक बूढ़ा और 2 लड़कियां ही नहीं, 2 जवान मुजाहिद भी हैं जो किसी भी मौजू मौके पर उसे कत्ल कर देंगे। सैफुद्दीन को जरा सा भी शक नहीं हुआ था कि उसने फौजी को अपने जाल में नहीं फांसा बल्कि खुद उसके जाल में आ गया है। दाऊद और हारिस अंदर रहे। सैफुद्दीन और उसका नायब सालार ड्योड़ी के साथ वाले कमरे में बंद रहे। दिन के दौरान फौजी 3-4 बार उस कमरे में गई। वो चूंकि उससे 2 हाथ दूर रहती थी इसलिए सैफुद्दीन उसकी तरफ और ज्यादा खिंचा था। फौजी से उसने पूछा, तुम्हारा भाई मेरी फौज में सिपाही है? मैं उसे जैश का कमांडर बना दूंगा। फौजी ने कहा, हमें तो ये भी मालूम नहीं कि वो जिंदा है या नहीं। अगर वो जिंदा ना हुआ तो हम बेआसरा हो जाएंगे। सैफुद्दीन ने कहा, इस सूरत में मैं तुम्हारे बाप को और तुम्हारे भाई की बीवी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। फौजी का बाप भी सैफुद्दीन के पास जाता रहा। उसने अमली तौर पर सैफुद्दीन को यकीन दिला दिया कि वो उसका वफादार है। रात को फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़े ने दरवाजा खोला। बाहर सैफुद्दीन का वो कमांडर खड़ा था जिसे उसने हलब रवाना किया था। बूढ़े ने उसे सैफुद्दीन के कमरे में भेज दिया और उसका घोड़ा दूसरे घोड़ों के साथ बांधकर कमांडर से खाने के मुतालिक पूछने गया। कमांडर बहुत तेज आया था, कहीं रुका नहीं, इसलिए रास्ते में कुछ खा नहीं सका था। बूढ़ा अंदर खाना लेने के लिए गया तो फौजी ने कहा कि वो खाना ले जाएगी
और बातें सुनेगी। वो खाना लेकर गई तो कमानदार बोलते बोलते चुप हो गया। सैफुद्दीन ने कहा, तुम बात करो, ये अपनी बच्ची है। फौजी कमानदार के आगे खाना रख कर सैफुद्दीन के करीब बैठ गई। ये पहला मौका था कि वो उसके इतनी करीब बैठी थी। सैफुद्दीन ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। फौजी ने हाथ छुड़ाया नहीं, वरना सलीबियों का ये दोस्त हाथ से निकल जाता। कमानदार ने बात शुरू की। बोला, हलब की फौज का जज्बा काबिल तारीफ है। फौजी ने सैफुद्दीन की उंगली में पड़ी हुई अंगूठी को उंगलियों में मसलना और उसके हीरे को बच्चों के से इश्तियाक से देखना शुरू कर दिया, जैसे उसे कमानदार की बातों के साथ कोई दिलचस्पी न हो, लेकिन उसके कान उसी तरफ लगे हुए थे। कमानदार कह रहा था, अल मलिक अल सौलह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुलह का पैगाम भेजा है। सैफुद्दीन ने बिदक कर पूछा, सुलह का पैगाम? कमानदार ने कहा, जी हाँ, सुलह का पैगाम। लेकिन मुझे पता चला है कि उसने सलाहुद्दीन को धोखा दिया है। उसके सलीबी दोस्त उसकी फौज के सामान का नुकसान पूरा कर रहे हैं और उसे उकसा रहे हैं कि वो मूसल और हर्रान की फौजों को मुश्तरका कमान मिलाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फौरन हमला करे। अगर सलाहुद्दीन की फौज ने सस्ता लिया और उसने उसी इलाके से लोगों को भर्ती करके नफरी पूरी कर ली तो फिर उसे रोकना मुहाल हो जाएगा। जासूस खबर लाए हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तुर्कमान के सब्ज़ाजार में लंबे अरसे के लिए पड़ाव कर लिया है और पेशकदमी की तैयारियां बहुत तेजी से कर रहा है। अल मलिक अल सौलह के सालार भी यही कहते हैं कि तुर्कमान के मकाम पर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फौरी हमला होना चाहिए। मैंने हलब की फौज के एक सलीबी मुशीर के साथ बात करने का मौका पैदा कर लिया था। मैंने अनजान बनकर उसे कहा कि हम फौरी हमले के काबिल नहीं। उसने कहा कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी जंगी लग़ज़िश होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमले का मकसद ये नहीं होगा कि उसे शिकस्त दी जाए, मकसद ये होगा कि उसे तैयारी की मोहलत न दी जाए। उसे तुर्कमान के इलाके में परेशान रखा जाए और ऐसी लड़ाई लड़ी जाए जो तवील हो, जंग न हो, मार के लड़े जाएं। ये मार के सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदाज के ही हों, यानी ज़रब लगाओ और भागो, शब खून मारो और कोशिश करो कि तुर्कमान के सब्ज़ाजार से, जहां पानी की भी बहुतात है, सलाहुद्दीन को पीछे हटा दिया जाए ताकि उसकी फौज को चारा और पानी न मिल सके। सैफुद्दीन ने कहा, बहुत अच्छी तरकीब है। ऐसी जंग मेरा शेर सालार मुजफ्फरुद्दीन लड़ सकता है। वो बहुत अरसा सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों फौजों की मुश्तरका कमान मुझे मिल जाए। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को सहराई लोमड़ी की तरह धोखे दे देकर मारूंगा। फौजी ने सैफुद्दीन की तलवार ले ली और उसे न्याम से निकाल कर देखने लगी। वो बिल्कुल भोली भाली बनी हुई थी। कमानदार ने कहा, मैंने कोशिश की थी कि अल मलिक अल सौलह के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, लेकिन सालारों और दूसरे हुक्काम ने उसे ऐसा घेरा हुआ है कि मैं उससे मिल न सका। ये बातें उसके सालारों से मालूम की हैं। सैफुद्दीन ने कहा, तुम्हें आज फिर हलब जाना होगा। अल मलिक अल सौलह को यह पैगाम देना कि तुमने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुलह करके हमें धोखा दिया है। तुमने उसके हौसले बढ़ा दिए हैं, उसके हाथ मजबूत कर दिए हैं। वो हम में से किसी को भी नहीं बख्शेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, घबरा गए हो, या तुम्हारे सालारों ने लड़ाई से बचने के लिए तुम्हें मशवरा दिया है। सैफुद्दीन ने इस मौजू का तवील पैगाम दिया और कमानदार से कहा, तुम्हें सहर की तारीकी में निकल जाना चाहिए। दिन के वक्त तुम्हें इस गांव में कोई न देखे। ये था वो पैगाम जिसका जिक्र तारीख में आया है। कमानदार कुछ देर आराम करके हलब को रवाना हो गया। फौजी ने जो कुछ सुना था वो दाऊद को बता दिया। ये मालूमात भी काम की थी। हारिस और उसका बाप गहरी नींद सो गए। दाऊद किसी काम से बाहर निकला। फौजी भी दबे पांव निकल आई। दाऊद अपने घोड़े के पास जा रुका। फौजी भी वहीं चली गई। फौजी ने कहा, मुझे इससे कोई बड़ा काम बताओ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। दाऊद ने कहा, मेरे लिए नहीं, अपनी कौम के लिए और अपने मजहब के लिए जान देना। तुम जो काम कर रही हो वो बहुत बड़ा है। हम जो जासूस हैं इसी काम में अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते हैं। ये काम मेरा था जो मैं तुमसे करा रहा हूँ। मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। वो बोली, खतरा कैसा? दाऊद ने कहा, तुम इतनी चालाक लड़की नहीं हो फौजी। सैफुद्दीन बादशाह है, वो इस झोंपड़े में भी बादशाह है। फौजी ने कहा, तो क्या बादशाह मुझे खा जाएगा? मैं चालाक नहीं तो सीधी सादी भी नहीं हूँ। दाऊद ने कहा, तुमने बादशाही की चमक देखी तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी। इन लोगों ने उसी चमक से अंधा होकर ईमान बेचा है और इस्लाम की जड़ें काट रहे हैं। डरता हूँ कहीं तुम भी इस जाल में न आ जाओ। वो बोली, तुम कहाँ के रहने वाले हो? दाऊद ने कहा, मैं कहीं का भी रहने वाला नहीं, मैं जासूस और छापामार हूँ। जहाँ दुश्मन के हाथ चढ़ गया वहीं मारा जाऊंगा और जहाँ भी मारा जाऊंगा वो मेरा वतन होगा। शहीद का लहू जिस जमीन पर गिरता है वो जमीन सल्तनत इस्लामिया की हो जाती है। उस जमीन को कुफर से पाक करना हर मुसलमान का फर्ज बन जाता है। हमारी माओं और बहनों ने हमें जवान किया और खुदा के हवाले कर दिया है। उन्होंने अपने दिलों पर पत्थर रख लिए हैं और इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गई हैं कि हम उन्हें कभी मिलेंगे।
फौजी ने जज्बाती लहजे में कहा, तुम्हारे दिल में अपने घर जाने की, अपनी माँ को देखने की, बहन से मिलने की ख्वाहिश तो होगी। दाऊद ने कहा, इंसान ख्वाहिशों का गुलाम हो जाए तो फर्ज धरे रह जाते हैं, जान से पहले जज्बात कुर्बान करने पड़ते हैं, तुम्हें भी ये कुर्बानी देनी होगी। फौजी उसके करीब हो गई और बोली, मुझे अपने साथ रख सकते हो? दाऊद ने कहा, नहीं। फौजी ने पूछा, कुछ दिन मेरे पास रह सकते हो? दाऊद ने कहा, मेरे फर्ज ने जरूरत समझी तो रहूंगा। मुझे अपने पास रख कर क्या करोगी? फौजी ने कहा, तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम जब से आए हो तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी, मेरे दिल में आती है कि तुम्हारे साथ रहूं। दाऊद ने कहा, मुझे जंजीर न डालो, अपने आप को भी जज्बात की जंजीर से आजाद रखो। हमारे सामने बड़े कठिन रास्ते हैं, एक दूसरे का हाथ जरूर थामेंगे, इकट्ठे चलेंगे, मगर एक दूसरे के कैदी नहीं बनेंगे। उसने जरा देर सोचकर कहा, फौजी तुम ज्यादा दूर तक मेरा साथ नहीं दे सकोगी, मुझे तुम्हारी इस्मत भी अजीज है, काम जो मर्दों का है वो मर्द ही करेंगे। फौजी ने आह ली और उदासी हो गई। उसने दाऊद को सर से पांव तक देखा और घूमकर वहां से हटने लगी। दाऊद ने लपक कर उसका बाजू पकड़ा और अपने करीब करके उसकी आंखों में आंखें डाल दी। फौजी उसके साथ लग गई और जज्बात से कांपती आवाज में बोली, जो काम मर्दों का है वो औरतें भी कर सकती हैं, मेरी इस्मत कोई ऐसा कच्चा धागा नहीं कि जरा से झटके से टूट जाए। मैं तुम्हें अपनी इस्मत पेश नहीं कर रही, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तुमने मुझे जो रास्ता दिखाया है वो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा, मैं इसीलिए तुम्हारे करीब हो गई कि शायद तुम्हें मेरे वजूद से अपनी माँ की और बहन की बूबास मिल जाए। तुम बहुत थके हुए हो ना दाऊद? मुझे मेरे भाई की बीवी ने बहुत सी बातें बताई हैं, वो कहती है कि औरत ना हो तो मर्द की रूह मुरझा जाती है, मैं डरती हूँ कि तुम्हारी रूह मुरझा गई तो क्या होगा? दाऊद हंस पड़ा, बोला, तुम्हारी इन भोली भाली बातों ने मेरी रूह को तरोताजा कर दिया है। फौजी ने कहा, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? मेरे भाई को तो नहीं बताओगे कि मैं? दाऊद ने कहा, नहीं, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताऊंगा और तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। फौजी ने कहा, हमारी मंजिल एक है, मुझे नहीं मालूम था कि दिल की बात कैसे कही जाती है। दाऊद ने कहा, तुमने दिल की बात कह दी है और मैंने समझ ली है, तुमने ठीक कहा है कि हमारी मंजिल एक है, मगर ये न भूलना के रास्ते में खून की नदी भी है जिस पर कोई पुल नहीं। अगर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाना चाहती हो तो हमारा निकाह लहू की तहरीर होगी, फिर हमारी लाशें एक दूसरे से दूर भी हुई तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। राह हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में होती हैं और बारातें कहकशां के रास्ते जाया करती हैं, उनकी खुशी में सारा आसमान सितारों की चिरागां किया करता है। फौजी जब वहां से चली तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट में मुसर्रत का तासुर कम और ऐसा तासुर ज्यादा था जिसमें अज़्म और कुछ कर गुजरने का इरादा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।